ठीक है, जो न्यूटन के थर्ड लॉ में था। क्लियर? उसके बाद आगे फिर हमने देखा था कि ये जो न्यूटन के थर्ड लॉ में था। फिर तुम लोग को मैंने बोला था कि जो क्या कहते हैं ये जो फोर्स होते हैं ये हमेशा लगते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ठीक है, इसलिए ये जो फोर्स होते हैं इनको हम लोग कहते थे सेंट्रल फोर्स। दूसरी बात थी। फिर तीसरी बात मैंने बताई थी कि जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, मतलब वर्क डन जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तीसरी बात थी ये। फिर मैंने चौथा बोला था कि ये जो जो फोर्स होते हैं ये ओबे करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये हुआ था कि एक चार्ज पे जो भी फोर्स लगता है एक चार्ज जो दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आजू बाजू कोई चार्ज है कि नहीं। ठीक है? और जो एक चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, एक फोर्स पे जो नेट फोर्स लगता है ना, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये था। ये हमने 4-5 पॉइंट हमने सीखे थे इसमें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ की वो होगी क्वांटिटेटिव बात। ठीक है, मतलब जिसपे कि हम खेलेंगे नंबर के साथ। ठीक है, क्या क्या देखो। डिस्कशन यहाँ पे सबसे पहले चीज बोलेंगे हम लोग, अगर मान लो दो चार्ज है Q1 Q2। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं ये चार्ज वन है ये चार्ज टू है, तो फोर्स ऑन वन Q2 2, इसकी जो वैल्यू होती है फोर्स ऑन टू Q2 1 इक्वल्स टू F मान लो। दिस इज प्रपोर्शनल टू जो फोर्स होता है ना दो चार्ज के बीच पे, दिस इज प्रपोर्शनल टू Q1 पहला, दिस इज प्रपोर्शनल टू Q2 दूसरी बात, एंड दिस इज प्रपोर्शनल टू 1/r²। ये r क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाता है। ये फोर्स जो होता है ना दो चार्ज के बीच पे किस पे डिपेंड करता है, Q1 पे Q2 पे और क्या कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। तो हम बोल सकते हैं दिस फोर्स इज, इसको हमने तीनों को कंबाइन किया Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। हमने इसको ऐसा लिखा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। ठीक है, ये था कूलम्स लॉ। ठीक है, जो कि हमने ग्रेविटी में पढ़ा था ना, F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, बिल्कुल वही चीज है। वहां पर G था, यहाँ पर K है। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है कि वहां पे G था, यहाँ पे K है, बाकी ऑल थिंग आर सेम। ठीक है, तो दिस इज द क्वांटिटेटिव डिस्कशन फॉर द कूलम्स लॉ। ठीक है, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि r क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है। यहाँ पे ये सब सिंबल के मतलब समझ में आ रहा है, Q1 Q2 और r का डिस्टेंस है। K क्या होता है, यहाँ पे K इज कॉल्ड एज कोलंबियन कांस्टेंट। जैसे वहां पे कैपिटल G था, हम लोग कहते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे कोलंबियन कांस्टेंट। और ये जो R होता है ना, और जो क्या कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होती है इज 9 इंटू 10⁻⁹ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम है ना। देख सकते हो कि के का यूनिट क्या हो जाएगा, Fr², दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये Q1 Q2 को कूलम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाके कूलम रेज़ टू -2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ K इन वैक्यूम। ठीक है, ये K की बात हो गई। K की वैल्यू इतनी होती है वैक्यूम में। ठीक है, और याद रखना जैसे G की वैल्यू थी ना 6.67 इंटू 10⁻11 थी, जैसे वो फिक्स थी, उसको नापा गया था, उसको भी नापा गया था उसकी।
ठीक है। इसमें के की एक बात और होती है कि ये वाली वैल्यू वैक्यूम में होती है। अगर हम वाटर में चले जाते हैं, हम अगर प्लास्टिक के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है? अगर मान लो थर्मोकोल के अंदर घुस जाते हैं, तो वहाँ पे सब जगह के की वैल्यू अलग-अलग होगी, ठीक है? सो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है? अलग-अलग मीडियम के लिए अलग-अलग होता है वैल्यू। इसको नोट कर लो सबको अच्छे से। देखो, अब 1-2 छोटी-छोटी बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है? 2 मिनट बताऊँगा, ठीक है? कि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा कि लॉ कैसे सोचा था कूलम्ब ने। हालाँकि उस वो हमारे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खाली फ़ील के लिए बता रहा हूँ मैं, कि सोचो ये कूलम्ब ने ये लॉ दिया था लगभग आज से 400 साल पहले दिया था, 400 साढ़े 400 साल पहले दिया था। उस समय तो कोई ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे कि कूलम्ब ये लॉ निकाल सकते। तो कूलम्ब ने क्या सोच के लॉ दिया था, ठीक है? तो तुमको मैं बता देता हूँ एक चीज़ कि अ, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है? कि कूलम्ब ने ना एक डिवाइस का अ, इन्वेंशन किया था। उस डिवाइस का नाम था टॉरसन बैलेंस। कूलम्ब ने डिवाइस बनाई थी, ठीक है? अपने हाथों से। और ये डिवाइस की हेल्प से उसने उस लॉ को प्रूव किया था। और एक्चुअली अगर तुम कभी जाके मैं तुमको ना एक यूट्यूब की वीडियो भी भेजूँगा, उसपे ऐसे दिखाया गया उसका एनिमेशन। उसमें कैसा था कि वो ना ऐसे करके एक ये था एक जार टाइप का था, ठीक है? ग्लास का। और यहाँ पे ना ऐसे करके ऐसे वायर जाती थी, ठीक है? अंदर में। और यहाँ पे ना ऐसे करके एक रॉड होती थी। तो यहाँ पे ना ऐसे करके वो था चार्ज, ठीक है? यहाँ पे न वो ले लिया वो ले लिया, थर्मोकोल का भी ले लिया चार्ज करके, ठीक है? और ना यहाँ से होल से एक वायर को और डाला गया ऐसे करके, ठीक है? और क्या किया गया, जैसे कि मान लो यहाँ पे ले लिया ग्लास ले लोगों ने, ठीक है? इसको हमने यहाँ पे क्या ले लिया ग्लास ले लिया। और यहाँ पर भी क्या किया ग्लास की गोली सी ले ली, ठीक है? तो छोटा-सा एकदम ग्लास ऐसा ले लिया बिंदु टाइप का, ठीक है? छोटा। और दोनों को ना रब कर दिया सिल के साथ। और ये ऐसे यहाँ पे लगा हुआ था, एक लगा दिया इसके वो क्या कहते हैं ग्राफ पेपर टाइप का, जिसपे कि लिख दिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 ऐसा उसने ग्लास पे ला कर के रख दिया, ठीक है? अब क्या होता है कि दोनों ग्लास पॉज़िटिव है, ठीक है? उसने क्या देखा कि ये ग्लास क्या करते हैं रिपेल करते हैं, ठीक है? और रिपेल होके ये लोग का गैप जो है ना, जैसे रखा, इनका गैप शुरू में 1 सेंटीमीटर था, गैप बढ़ के हो गया 2 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया, यहाँ पर देखो उस समय कोई इस ये हम लोग के साथ उस समय ऐसी कोई मशीनें-वशीनें नहीं थी, जैसे आज क्या है तुम्हारे पास मतलब ऐसी-ऐसी मशीनें बनी हुई हैं, जिससे गॉड्स पार्टिकल डिस्कवर हो गया, कितनी बड़ी-बड़ी मशीन होती है, उस समय थोड़ी ऐसा कुछ था। उस समय बस यही सब था बस, जो डिवाइस थी हमारे पास। तो अब क्या किया उसने ग्लास के यहाँ से ग्लास को हटाया और ये ग्लास दोनों पहले चार्ज थे पॉज़िटिव पॉज़िटिव, ठीक है? अब उसने क्या किया ये ग्लास को निकाल दिया वहाँ से। और ना उस ग्लास के बदले दूसरा ग्लास लेके आता जो कि इससे टच करवाता है पहले। इससे टच करवाएगा तो नए ग्लास पे जो चार्ज होगा Q/2 हो जाएगा और इससे टच करवाएगा तो यहाँ भी Q/2 हो जाएगा। अब फिर से लेकर के आए यहाँ पे, क्लियर? इस ग्लास को। अब ये आधा चार्ज, ये भी आधा चार्ज। तो कि क्या किया, अब जो दूसरा लेके आया ना उसको इससे टच करवा दिया। तो अब आधा-आधा चार्ज हो गया। अब यहाँ पे चार्ज आधा, यहाँ पे चार्ज आधा। तो देखता क्या है कि अब जो है ना फ़ोर्स जो हो रहा है जो पहले 2 सेंटीमीटर सेपरेशन हो रहा था, अब वो कम हो जाता है। ठीक है?
इसी तरह से पता उसने एक्सपेरिमेंट किए, चार्ज की वैल्यू भी पता नहीं थी, लेकिन ये तो पता था कि भई अगर हमने इसको ऐसे टच करवा के चार्ज करते हैं, तो वो चार्ज जो होता है हाफ हो जाता है, ठीक है? और ऐसे अगर हमने अलग-अलग चार्ज करवाया 2 ग्लास को सिल के साथ, तो यहाँ पे क्यू क्यू आएगा, ठीक है? लेकिन अगर हमने एक ग्लास को क्यू को दूसरे से टच टच करवाया, तो क्यू/2 हो जाएगा। तो ये बात तो पता थी। इसी से उसने कंक्लूज़न निकाला था कि अच्छा चार्ज है, तो फिर ऐसा। उसके बाद डिस्टेंस भी उसने ऐसे कर लिया। मान लो पहले 2 ग्लास को लिया और दूरी इसकी कुछ रखा, ठीक है? तो देखा गया कि ये क्या कहते हैं, दूर जाते हैं। अगर हम उसको पास लेकर के आ जाते हैं, ठीक है? तो वो और ज़्यादा दूर जाते हैं, ठीक है? दूर जाके यहाँ पे आ जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा मान लो। पास रखा और दूर चले जाएँगे। तो दूर जो हम देखते नज़दीक होता है तो ज़्यादा फ़ोर्स लगता है, ठीक है? तो इस तरह से क्या हुआ, वहाँ से कंक्लूज़न निकाला गया था कि ये जो Q1 Q2 का R स्क्वायर का जो था ना फ़ॉर्मूला, वहीं से कंक्लूड किया गया था, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है? तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है? जो तुमको याद रखना है कूलम्ब यूज्ड टॉरशन बैलेंस टू कंक्लूड दिस लॉ, ठीक है ना? इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। ठीक है? ठीक। अब समझना कुछ बातों को और। मैंने तुम लोग को क्या बताया था काम की चीज़ क्या होती है कि जो फ़ोर्स होता है इट इज़ इक्वल्स टू K फ़ोर्स टू टू का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 का आता है, ठीक है? अब यहाँ पर इसी को ऐसा लिखा गया है F इक्वल्स टू K के बदले हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, ठीक है? फ़ोर्स को हम ये फॉर्मेट में भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। सवाल ये आता है कि इतना अच्छा तो काम चल रहा था, इतना सिंपल सा K था, तो क्यों इसको हम लोगों ने ऐसा कॉम्प्लेक्स करके लिख दिया है, ठीक है? यहाँ पर इस फॉर्मेट में। तो एक्चुअली क्या था देखो, K को हम लिखना पसंद करते हैं इस फॉर्मेट में, जहाँ पर ये इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? और इसकी अगर हम वैल्यू निकालें एप्सिलॉन नॉट की, तो ये हो जाएगा K हो जाएगा 9 × 10⁹ बाय 4 पाई। उल्टा लिख दिया मैंने। ये हो जाएगा 1/4 पाई 9 × 10⁹ की वैल्यू देखी जाएगी तो आएगी तो 8.854 इंटू 10⁹ आएगा और यूनिट क्या होगा के का ऑपोजिट हो जाएगा। तो न्यूटन के का यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर कूलम माइनस टू तो n-1 m-2 n-1 m-2 c का स्क्वायर, ठीक है? ये इसका यूनिट हो जाएगा और ये अच्छा अब ये सवाल आता है कि इतना सिंपल तो के था तो हम क्यों इसको इस तरह से लिखते हैं? इसको तुम जब आगे जाके पढ़ोगे ना तो देखोगे कि जब हमारे पास चार्ज बॉडीज होती हैं तो वहाँ पे स्फीयर होता है, वहाँ पे सिलेंडर होता है, तो वो सब बॉडी पे क्या होता है, जो उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो 4/3 पाई r³ होते हैं, एरिया उनका 2 पाई RH होता है, इस तरह से उनका
ये होता है पाई इन्वॉल्व होता है। तो पता है उस पाई को कैंसल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है? इसको ऐसा लिखा जाता है और कोई कारण नहीं, ठीक है? तो आई थिंक सबको समझ में आ गया ना कि व्हाई डू वी राइट डाउन दिस k एज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है? और इसको हम लोग इस तरह से वहाँ पे लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सबको? आगे बढ़े। तो हम आगे बढ़ के थोड़ा देखें ना, तो ये देखेंगे कि ये जो फोर्स होता है ना, दिस फोर्स इज फॉर वैक्यूम। किसके लिए होता है फोर्स? वैक्यूम के लिए। जहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अगर यही वाला फोर्स मान लो अगर किसी दूसरे मीडियम में होता है, जैसे वाटर में होता है, कहीं और होता है, तो वहां पे लिखते हैं एफ इन अ मीडियम। ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है? ये दूसरे मीडियम के लिए क्या यूज करते हैं? एप्सिलॉन। तुमको ना जब तुम एक चैप्टर आएगा इसके बाद गॉस थ्योरम करके, वहां तुमको बिल्कुल से अच्छी से क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोगों ने के को के नहीं रहने दिया, हमने उसको सिंपल से ऐसा करके रख दिया, ठीक है? फोर्स इन अ मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट दिखा है, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, खाली एप्सिलॉन लिखा है मैंने। फिर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है? ये ये दो टर्म तुम लोग नोट कर दो अच्छे से। जो जो तुम लोग छोटे छोटे टर्म्स है जो तुमको याद रखना है, ठीक है? तो नोट कर दो अच्छे से सबको। फिर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर जाना सबको अच्छे से। एक टर्म देखते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है? इसका अ, इसका दूसरा नाम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? इसका जो सिंबल हो जाता है वो होता है एप्सिलॉन आर होता है और के होता है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी भी होती है। इसका सिंबल हो जाता है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? इक्वल टू एप्सिलॉन आर। अब इसका क्या फायदा क्या होता है पढ़ने का? देखो, हमें ये बताता है ना कि किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी से कितने गुना ज्यादा है, ठीक है? अब जैसे देखो,
तुमसे अगर मैं बोलूँ ना कि कोई 2 चार्ज है, उनके बीच में फ़ोर्स निकालो, ठीक है? और उसमें हम उसको हमने रख दिया वाटर में। तो फ़ोर्स निकालना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन अ, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा, ठीक है? तो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। तो हम अगर फ़ोर्स निकालेंगे ना अगर इस तरह से, तो ये डिफ़िकल्ट है हमारे लिए निकालना, ठीक है? तो अगर डिफ़िकल्ट है निकालना बिकॉज़ ये एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। देखा वैक्यूम के लिए कितनी कितनी आ रही है 8.854 इंटू 10⁻12 आ रही है। तो कैसे गंदे-गंदे नंबर आते हैं। तो हम करें तो क्या करें? ठीक है? हमने क्या किया हमने लिख दिया फ़ोर्स इन मीडियम को हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन के बदले हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 बाय Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ठीक है? दिस इज़ द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन मीडियम। अब देखो ये काम हमारा हो गया आसान, कैसे देखो? फोर्स इन मीडियम हो जाएगा, ये वाला पार्ट अगर तुम ध्यान से देखो ना एप्सिलॉन आर को, इसको अगर मैंने थोड़ा-सा बाजू में रख दिया ना कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये वाला पार्ट को मैंने क्या किया बाजू में कर दिया थोड़ा-सा और ये पार्ट ऐसा हो गया। व्हाट इज़ इट? दिस इज़ द फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है? फोर्स इन दिस इज़ फोर्स इन वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। ये हमारा एकदम सिंपल सा प्यारा सा रिलेशन है। बहुत सिंपल सा देखो, क्या कहने का मतलब क्या है? अगर तुमको बोला जाए कि 2 चार्ज है, उनके बीच में फोर्स लगता है 100 न्यूटन, ठीक है? एयर में। उसी 2 चार्ज को हमने क्या किया, रख दिया कहाँ पे? पानी में, ठीक है? या हमने रख दिया उसको माइका में। माइका मटेरियल होता है एक तरह का। अब उन वही डिस्टेंस, वही चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे? एयर और वैक्यूम में फोर्स सेम होता है, ठीक है? घबराने वाली बात नहीं है। हम चाहे वैक्यूम बोले चाहे हम फ्री स्पेस बोले या एयर बोले, फोर्स सेम ही हो। माइका के लिए हमको बोला कि एप्सिलॉन आर कितना है 10 है। तो बताओ माइका में फोर्स कितना होगा? तो मैंने बोला 100 न्यूटन बाय 10 दैट इज़ 10 न्यूटन। सिंपल सा आंसर। आई बात समझ में? बोला गया 2 चार्ज है, उनके बीच में फोर्स है 162 न्यूटन, ठीक है? एयर में। बताओ वो फ़ोर्स वैक्यूम में क्या कहते हैं, वाटर में कितना होगा? बता सकते हो? वाटर के लिए हमको बोला गया एप्सिलॉन आर होता है 81। ये पता है केमिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है क्लास 10 की उसमें दलाल में लिखा हुआ है। कि वाटर के लिए डायरेक्टेड कांस्टेंट 81 होता है। तो बताओ अगर 2 चार्ज के बीच में एयर में फ़ोर्स अगर 162 न्यूटन है, तो वाटर में कितना फ़ोर्स होगा? ज़रा चैट बॉक्स में आंसर दो तो। वेरी गुड, सही है, परफेक्ट, ठीक है? तो तुम लोग को बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? करना क्या खाली बस इसको डिवाइड कर देना, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किया लेकिन हम लोग को उससे क्या कहते हैं न्यूमेरिकली हम लोग को काम हमारा आसान हो जाता है। अगर बोला जाएगा कि 2 चार्ज है, ठीक है? और उनके बीच में फ़ोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है? और उसके लिए K है 6। बताओ उसको हमने अगर एयर में रखा या वैक्यूम में रखा, तो उनके बीच में बताओ फ़ोर्स कितना होगा? ठीक है? अगर हमने वैक्यूम में रखा तो? अब बताओ आंसर। क्या ऐसे सिंपल-सिंपल सवाल 1-1 मार्क के आएँगे एग्ज़ाम में? हाँ, सही है, बाकी लोग वेरी गुड, सही है, परफेक्ट। एक बार पूरा चेक कर लो आंसर। देखो, ये क्या है एफएम इक्वल टू एफवी। एफएम फोर्स इन मीडियम कितना है? 10, ठीक है? इक्वल्स टू यहाँ पे फोर्स इन वैक्यूम कितना है पता नहीं अपने को, फोर्स इन वैक्यूम एफवी है, बाय 6,
तो एवरी कितना हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब यही सवाल अगर ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में लगता है, ऑब्वियस सी बात है वैक्यूम, है ना। क्योंकि हमको पता है फोर्स इन मीडियम सबसे ज्यादा कब लगता है, अ, जब अम, यहाँ पे के होता है, ठीक है। के की वैल्यू सबसे छोटी कब होती है, ये होती है इसके लिए एयर के लिए होती है, ठीक है, या वैक्यूम के लिए होती है, के इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसलिए द फोर्स इज मिनिमम बिटवीन वैक्यूम। अब एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम लोग खुद से ट्राई करो, फाइंड फोर्स बिटवीन, सॉरी फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस kept 1 मीटर अपार्ट। देखो, दो कम से कम कितना फोर्स हो सकता है दो चार्ज के बीच में अगर हमने उसको 1 मीटर दूरी पे रखा। फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर का स्क्वायर, जहाँ के कितना है 9 × 10⁹ होता है इन एयर लिख देता हूँ, ठीक है। तुम क्या यहाँ पे कोई मेरे को तो बता सकते हो, अगर तुम्हें चार्ज नहीं दिया गया, सिर्फ तुम इतना सोच के बता दो मेरे को, ये सवाल में तुमको चार्ज नहीं दिया गया, बोला गया मिनिमम फोर्स निकालनी, तुम चार्ज की वैल्यू क्या लोगे यहाँ, एनी आइडिया? अगर आइडिया तो चैट बॉक्स में बताओ मेरे को। ओके, नो, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या होता है बताओ मेरे को, मैंने कल ही बताया था। हाँ सही है रचित। तो सबको सोच के बताओ, सबसे छोटा चार्ज दुनिया का 1 कूलम नहीं होता है, वो होता है 1.6 इंटू, हाँ ठीक है, सही है। देखो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, इससे छोटा चार्ज कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जो सबसे कम से कम फोर्स होगा ना, ठीक है, उसके लिए हम क्या लेंगे, हाँ सही है, वेरी गुड, 10⁻19, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे फोर्स निकालने के लिए, मिनिमम फोर्स निकालने के लिए चार्ज की वैल्यू को ये सब सेलेक्ट करें। तो मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 दैट इज 1.6 into 10⁻19 का R का स्क्वायर। R कितना है इसके बीच के लिए बोला गया 1 मीटर ना, तो 1 फोर्स निकाल लो। ये हो जाएगा हमारा 2.56 इंटू 9 कर दोगे, 9 54 तो 5 5 5 45 49, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डबल 2.94 इंटू 10, ये हो जाएगा 10⁻10⁻29, इसको ले सकते हैं हम लोग 2.294 इंटू 10⁻28, ठीक है। तो वो बाकी सब कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि जब ये सवाल आ रहा है मिनिमम फोर्स बोला गया है, तो इट्स ऑब्वियस कि तुमको चार्ज कितना सेलेक्ट करना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम सेलेक्ट करना है, बिकॉज मिनिमम चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। आई थिंक सबको समझ में आ गया। ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हो सकते हैं, ये दो प्रोटॉन के बीच में भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। आई होप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो पहले सब कुछ।
हाँ, सेम इन एनी मीडियम। पूरे अर्थ के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए स्मॉलेस्ट चार्ज एक ही होता है, 1.6 into 10⁻19 कूलम। मैक्सिमम नहीं निकाल सकते अपन में, मैक्सिमम तो चार्ज की कोई लिमिट ही नहीं होती है ना, और ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं ऐसे। ऐसे कैसे होता है? दुनिया का सबसे छोटा टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। लेकिन कभी सुना है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, तो लो वैल्यू होती है, लेकिन अप वैल्यू कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अब पता है, देखो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। तुम लोग को ना थोड़ा सा मैं क्लास 11 का भी जहाँ जहाँ मुझे काम पड़ेगा मैं तुमको उतना उतना रिवाइज करवाता चला जाऊंगा, ठीक है? तुम लोग क्या करना, वो टॉपिक जो है ना मैं तुमको रिवाइज तो करवा दूंगा, लेकिन फॉर मोर कॉन्फिडेंस तुम लोग जाके वो टॉपिक अपने टेक्स्ट बुक से भी रिवाइज कर लेना, ठीक है? मैं छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ वेक्टर का, क्योंकि मेरे को वेक्टर का पूरा यूज पड़ता है इस चैप्टर में, ठीक है? मैं वेक्टर नहीं समझाऊंगा तुमको, आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। वेक्टर में देखो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या थी, आर इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 p/q cos थीटा। यहाँ पे पी वेक्टर ये हो गया और क्यू वेक्टर ये हो गया, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला था। दूसरा, tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू, ये रिजल्टेंट, ठीक है? ये एंगल अल्फा, tan अल्फा हो जाएगा ये, अ, जिसके साथ एंगल देखते थे उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। तो एंगल किसके साथ देख रहे हैं? पी के साथ। तो पी को छोड़ो, क्यू को पकड़ो। तो क्यू साइन थीटा बाय क्यू कॉस थीटा प्लस पी, दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा, तुमको एक कंसेप्ट याद रखना है वेक्टर्स में, कि अगर अ, हमारे पास मान लो कभी भी अगर ऐसा होता है कोई चीज, अगर इस तरह से वेक्टर है पी वेक्टर और फिर ये मान लो क्यू वेक्टर है, ये ऐसे ही चला जाएगा, इसका रिजल्टेंट 90 डिग्री आएगा, ठीक है? तो हमसे पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट अगर ये, इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा। कभी भी तुमको अगर 90 डिग्री वाला केस अगर दिखे ना दो वेक्टर के बीच में, तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल लग सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर हम देखें तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा यूज करते हैं कि tan अल्फा इक्वल्स टू या sin अल्फा इक्वल्स टू, ठीक है? पीपल हैव इस तरह से यूज करते हो, ठीक है? जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाता, sin अल्फा इक्वल्स टू पी बाय आर, ठीक है? इस तरह से यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यूज ट्रिगो डायरेक्टली इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है? तो ऐसे सवालों में ना हम ये वाले फॉर्मूले को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यूज करना बेटर है। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई दो वेक्टर इस तरह से, पी वेक्टर और एक क्यू वेक्टर, दूसरा भी है पी वेक्टर, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है ना, ये आर, इसका ये मान लो अगर थीटा अगर एंगल है दो वेक्टर के बीच में, तो रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वो थीटा बाय 2 बनाता है विद एनी ऑफ द वेक्टर, मतलब इसके साथ भी थीटा बाय 2 और इसके साथ भी थीटा बाय 2। और ये ना जैसे कि बोल देगा कि एक वेक्टर है 5 यूनिट्स और ये वेक्टर है 5 यूनिट्स, ठीक है? और बोला कि इनकी बीच का एंगल है 80 डिग्री, बताओ रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे बोल दूंगा, अच्छा 5 और 5 है तो ये बनाएगा इसके साथ 40 डिग्री, ठीक है? अब इसका कैसे होता है, वो हाफ बनता है, ठीक है? मैं तुमको ना इसका यहाँ पे प्रूफ बता रहा हूँ, लेकिन ये सब प्रूफ तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? खाली रिजल्ट तुमको याद रखना है। मैं हल्का सा कुछ समझाने के लिए बताया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टैन मान लो अगर ये एंगल है अल्फा हो जाएगा
क्यू के बदले लिख देता हूँ मैं पी साइन थीटा बाय पी के बदले लिख दूंगा पी। हाँ, वापस ज्वाइन कर वापस एक काम करो, अब अभी आज छोड़ दो वापस, ठीक है? मैथ्स क्लास है, मेरी क्लास थोड़ी लेट भी स्टार्ट हुई थी आज, ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम से ना थोड़ा-सा टाइम क्लास थोड़ा 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर क्या तुम लोग फिर मैथ्स लिए तुम लोग को ब्रेक मिल जाएगा। आज छोड़ दो। तो ये हो जाएगा क्यू पी के बदले पी आएगा, क्यू के बदले आ जाएगा पी कॉस थीटा। ये पी सबसे मर गया, बचेगा साइन थीटा बाय 1 साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये अगर हमने कट कर दिया, ठीक है? 2 कट हो जाएगा, तो tan अल्फा हो जाएगा tan थीटा बाय 2, अल्फा हो जाएगा थीटा बाय 2, बस सिंपल, ठीक है? तो बस तुमको अगर ये प्रूफ याद रहे ना याद रहे उतना कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन तुमको ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए कि अगर 2 वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगुलर बाइसेक्टर है ना? आधा आधी से मापना, ठीक है? इतना तुम लोग अच्छे से नोट कर दो, इसको घर में पढ़ जाना। इस पे कल मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा वेक्टर्स के, ठीक है? इसको फटाफट नोट कर लो। थोड़ा तुम लोगों को मैं थोड़ा-सा टाइम 4 बजे का मैंने बोला था, मैं देखता हूँ क्लास का थोड़ा 10 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? ताकि मैथ्स के पहले तुम लोग को 5 मिनट 10 मिनट फ्री मिल जाए, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं। चलो, इतना कर देना अच्छे से, ठीक है? बाय, टेक केयर।